As you know, we are doing chapter number 11, P block elements of your chemistry volume 2. And in this particular chapter, we have already discussed in the last video about the general characteristic properties of P block elements and also some atomic properties of group 13 elements, that is boron family, like atomic radii, ionization enthalpy, etc. We have already discussed in the last lecture. Today we will discuss the chemical properties of group 13 elements. As I already told you that according to the revised syllabus, the compounds of P block elements as well as those of S block elements are totally eliminated from the syllabus, and therefore now the various topics which are present in the syllabus, current syllabus, that are only the properties of these compounds in both of the chapter number that is 10 and 11 S block as well as in P block. We have to discuss only the physical and chemical, that is general atomic properties and chemical properties of these elements thoroughly. We are not supposed to do any type of compounds, their preparation or their properties, etc. according to the current revised syllabus. So बेटा सभी बच्चों ने केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग कर रहे हैं या जनरल केमिकल ट्रेंड्स जो कर रहे हैं, एटॉमिक ट्रेंड्स जो हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन वगैरह डिस्कस की है, इनको थोरोली आप लोगों ने दोबारा से रिवाइज जरूर कर लेना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे अब वो सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चंस बनेंगे आपको इन चैप्टर्स में से, और 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं. मान लो अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा तो 3 पार्ट्स में होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डीप स्टडी जरूरी है इन सभी टॉपिक्स के लिए, क्योंकि रीजनिंग जो बनती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चंस होते हैं. आंसर सभी के एक जैसे ही लगते हैं, जब हम अपीयर होते हैं वहां पे देखते हैं क्वेश्चंस को तो ऐसा लगता है कि एक ही तरह के आंसर है सभी के, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मोस्टली जो गलत हो जाते हैं आंसर. तो सभी बच्चों ने ध्यान से थोड़ा सा केयरफुली इन चैप्टर्स को थोरोली रिवाइज करते रहना है साइड बाय साइड. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस की अगर बात करें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो एक जैसी नहीं रहती. मीन्स टू से एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कांस्टेंट, उसकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो रिटेन नहीं रहती. जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं इन द पी ब्लॉक एलिमेंट एज वी ऑलरेडी स्टडी, देन द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द मेंबर्स प्रेजेंट लोअर इन द ग्रुप, दैट इज जो आपके 7th पीरियड या 6th पीरियड में जो मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस होती है. और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे का जो बेसिक कॉज होता है वो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स विच प्रोड्यूस इनर्ट पेयर इफेक्ट. स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से NS2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हायर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप में नीचे प्रेजेंट होते हैं हायर एटॉमिक नंबर वाले, उनके ये जो पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. जैसे हम लोग ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 13 की अगर बात करें तो उस केस में हमारे पास जो बेसिक रहेगा वो तो रहता है आपके पास थैलियम. तो थैलियम अपने सिर्फ Np1 इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज कर पाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Np1 इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज कर पाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. NS2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो थैलियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो Tl1 पॉजिटिव रहती है, ना कि पॉजिटिव 3 रहती है. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3 है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, बोरोन टू थैलियम, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती जाती है, और थैलियम
form compounds having oxidation state +1 rather than +3. ये ध्यान रखना है। और इसके पीछे का जो बेसिक कॉज रहता है that is the strong inert pair effect which is produced because of the poor shielding effect of inner d and f electrons. ठीक है जी। सो इस तरह से आप लोग ये जो ट्रेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन का, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज में आपके पास हम लोगों ने डिस्कस किया था एनोडेशन, थैलेपीज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे कंपाउंड्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला था कि ग्रुप 13 के जो कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं, स्पेशली हेलोजेंस के साथ जब ये कंबाइन करते हैं तो ये ल्यूइस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट। दे एक्ट एज ल्यूइस एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखते हैं टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो टेंडेंसी रहती है टू बिहेव एज अ ल्यूइस एसिड वो डिक्रीज करती जाती है विद द इंक्रीज इन साइज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे BCl3 की अगर बात करें, बोरॉन ट्राइक्लोराइड की, ये इजीली एक्सेप्ट कर देता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म BCl3 अमोनिएट। ये अमोनिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाती है। AlCl3 स्टेबिलिटी अराइज करता है बाय फॉर्मिंग अ डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करके। ठीक है जी, इस तरह से ये डाइमर फॉर्म बन जाते हैं, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है AlCl3। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिस्कस भी करके आए हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ दिस एल्यूमिनियम ओके विद दैट ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे बेरिलियम के साथ डायगोनली रिलेट करता है, तो वो भी वहां पे भी वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो रहती है वो कोवलेंट रहती है, दे गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। जैसे ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनाते हैं। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है मेटल एटम की, दैट इज एलिमेंट की, वो sp3 हाइब्रिडाइज रहती है। इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर बात करें एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन में वो ऑक्टाहेड्रल हेक्साएक्वा एल्यूमिनेट आयन फॉर्म कर लेता है। ये हेक्साएक्वा एल्यूमिनियम 3 आयन फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं और इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। तो इस तरह से ये दो कंपाउंड बोरोन एंड एल्यूमिनियम के बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से जो अदर प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की अगर बात करें तो बोरोन को छोड़कर बोरोन अनरिएक्टिव रहता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एल्यूमिनियम के केस में थिन ऑक्साइड लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस जो फर्दर कोरोजन को कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है। बाकी अमॉर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम मेटल जो होती हैं जब इनको हम हीट करते हैं दे फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, बोरोन ट्राईऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट्स बनते हैं, ठीक है, बट एट हायर टेम्परेचर्स, टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन के साथ अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं। बाकी जो ऑक्साइड्स ये जहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ दीज स्पीशीज जो होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो डिपेंड करती है इनकी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, जिनके बारे में हमें पता है कि जो मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती जाती है इन द ग्रुप। तो यही कारण है कि जो बोरोन ट्राईऑक्साइड होता है, बोरोन बीइंग नॉन मेटालिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, तो जिसकी वजह से बोरोन ट्राईऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड रहता है और रिएक्ट कर देता है विद बेसिक ऑक्साइड्स के साथ टू फॉर्मिंग मेटल बोरेट्स फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है।
कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, ठीक है, बोरेट्स बन जाते हैं। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ये मेटलॉइडल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक रहते हैं, एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स। एंड उसके बाद अगर बात करें इंडियम एंड थैलियम की, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है, सो देयरफॉर इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स रहते हैं। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स विद दैट ऑफ एयर, ठीक है जी। सिमिलरली अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो बोरोन अगेन एन एक्सेप्शन रहती है, ठीक है। बोरोन डज नॉट रिएक्ट करता है विद एसिड्स एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस, बट एल्यूमिनियम जो है इट गेट डिसॉल्व इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज, और एम्फोटेरिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है, जिस तरह से आप देख सकते हो एल्यूमिनियम को जब हम HCl के साथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्यूमिनियम सॉल्ट बन जाता है, AlCl3 फॉर्मेशन अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो वहां पे ये पैसिविटी आ जाती है, मींस एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम व्हिच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर रिएक्शन विद दैट ऑफ द नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज वी ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे एक आप कह सकते हो स्टेबल ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल which protect it for further reaction। बाकी अगर aqueous alkalis की बात करें तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है easily with aqueous alkalis to form hydrogen gas along with the complex compounds of aluminium with that of the alkali। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अगर हम एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं एक्वस मीडियम में, तो वहां से हमारे पास सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये प्रोड्यूस होती है। सो इन दिस वे ग्रुप 13 एलिमेंट्स शो देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एसिड्स एंड एल्कलीज। सिमिलरली अलोंग विद अगर हैलोजेंस की अगर बात करें तो एलिमेंट्स ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट थैलियम को छोड़कर, थैलियम डज नॉट फॉर्म ट्राइहैलाइड, ठीक है, स्पेशली ट्राई आयोडाइड। तो उसके पीछे का बेसिक कॉज जो रहता है वो रहता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट एक तो, और दूसरा आयोडीन का साइज हैवी होने की वजह से, लार्ज साइज होने की वजह से अकोमोडेशन नहीं हो पाती, बट बेसिक कॉज जो रहता है दैट इज द वो वही रहता है आपके पास कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से थैलियम अपने NS इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और अपनी पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ट्राइहैलाइड्स इजीली फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। यहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं NCERT के, इनको आपने कर लेना, जैसे व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, गिव रीजन। तो उसके पीछे रीजन यही रहता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाता है विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, और वहां से HCl गैस प्रोड्यूस होती है जो वेपर फॉर्म में अपीयर होती है। जो मॉइस्ट HCl गैस होती है ये वेपर व्हाइट वेपर्स फॉर्म करती है ये, तो यही कारण है कि व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है जी। इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन था कि ये वाला, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्रेशर वैल्यूज of aluminium is minus 1.66 and that of thallium is positive 1.66. Helium means to say ये आपका strong oxidizing agent act कर रहा है। Predict about the formation of 3 positive ion in the solution and compare the electropositive reactor। तो यही है कि दो हाफ सेल रिएक्शंस जो एल्यूमिनियम और हेलियम की टेक्स प्लेस होती हैं, उनकी हाइट डेंसिटी रहती है एल्यूमिनियम के केस में Al3 पॉजिटिव आयन बनाने की, लेकिन थैलियम बना नहीं पाता, अनस्टेबल रहता है, ठीक है, और इसके पीछे का कॉज अभी ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो Tl1 पॉजिटिव जो रहता है वो मोस्ट स्टेबल रहता है इन द सॉल्यूशन देन Tl थैलियम 3 पॉजिटिव आयंस, समझ रहे हो। सो इस इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट आयंस इजीली फॉर्म कर सकता है, हेलियम इजीली नहीं कर सकता, और उसके पीछे का जो बेसिक कॉज है दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है जी।
In this way you can explain the chemical properties of group 13 elements. बाकी अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन की अगर बात करें तो उसमें वही बेटा जो अभी ऑलरेडी डिस्कस जैसा कि हम लोग करते आए रहे हैं, 2-3 मेन कॉजेज वही रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा इसकी लुईस एसिडिक नेचर को आप लोगों ने थोड़ा इलेबोरेट करना है बोरोन की जब एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी। तो मोनोमेरिक ट्राइहलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है ये। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट कर जाता है विद लुईस बेस जैसे अमोनिया वगैरह के साथ टू कंप्लीट द ऑक्टेट अराउंड बोरोन, ये रहती है इस केस में। तो ये आपने एक बार अच्छी तरह से इसको कर लेना है। बाकी अदर केसेस में बाकी तो वही रहेंगी जो आप ऑलरेडी डिस्कस करती हैं, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन थैलेपीज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, इसके अलावा हाई चार्ज रेडियस रेशियो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं बोरोन इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप की अगर बात करें। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एल्यूमिनियम डाइमराइज हो जाता है, ठीक है, लेकिन बोरोन अपना मैक्सिमम कोवलेंस 4 तक ही कर सकता है। डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहते हैं एल्यूमिनियम के केस में और अदर एलिमेंट्स के केस में, तो वहां पे जो कोवलेंस रहता है वो इंक्रीज कर सकता है, बियॉन्ड 4 जा सकता है। जैसे कि हम डिस्कस करके भी आए कि जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड्स वगैरह होते हैं, ये डाइमराइज कर जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी हेलोजन ब्रिजिंग, हेलोजन ब्रिज, जैसे क्लोरो ब्रिज स्पीशी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो, ये क्लोरीन ब्रिज बनते हैं, ये क्लोरो ब्रिज कंपाउंड है, इस तरह से ये डाइमर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है वो वही रहता है आपके पास, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से। ठीक है जी। बाकी मेटल स्पीशीज जो न्यूस एसिडिक करैक्टर है, तो वो अल्टीमेटली वही है कि दे एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बाकी अनदर जो बन जाता है दैट इज बोरोन इज अनएबल टू फॉर्म BF6 आयन। क्यों? अगेन सेम कॉज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals because of which it can't expand its octet। ठीक है जी, ये मेन रीजंस रहते हैं। आगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बेटा अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला ही है कि कंपाउंड्स में को सिलेबस में से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब आपका मेन टॉपिक था वो यही थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, यहीं से आपके रीजनिंग क्वेश्चन वगैरह जो बनेंगे। कंपाउंड्स ये सिलेबस में से डिडक्ट हो चुके हैं, लेकिन इनको आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव आउट नहीं करना। यहाँ पे आप लोग बेशक रिएक्शंस वगैरह जो हैं मेन जैसे फॉर एग्जांपल बोरेक्स केमिकल फॉर्मुलेशन, इनके केमिकल फॉर्मूलास, ठीक है, ये लर्न करने हैं, समझ रहे हो, ये आपने लर्न करना है। सिमिलरली एक्शन ऑफ हीट ऑन द बोरेक्स, ये ही लर्न करनी है, ये इक्वेशन। जब हम हीट करते हैं तो पहले वाटर मोल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होते हैं, सोडियम मेटाबोरेट बन जाता है और उसके बाद बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाती है। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग ये करेंगे। ये मतलब आप लोगों ने मेन रिएक्शन जैसे एक्शन ऑफ हीट और केमिकल फॉर्मूला, ये चीजें लर्न करनी है साइड बाय साइड। हीट फॉर्मेशन होती है क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो वहां पे ये कंपाउंड यूज होते हैं एज अ टेस्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सोपी टच होती है। ठीक है, इसमें आप लोग इसकी स्ट्रक्चर करोगे, ये वाली और ये वाला क्वेश्चन, दिस वन, एक्शन ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड, ब्रेक कर जाता है, ये बोरेट बन जाता है, वहां से बोरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स टू से कहने का मतलब ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं। लेकिन केमिकल फॉर्मूलास और जो मेन रिएक्शंस होती हैं ये आप जरूर लर्न करोगे, क्योंकि +2 पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और इसके बाद एक और यहाँ पे रहता है डाइबोरेन, V2H6 रहता है, ये कंपाउंड ऑफ बोरोन विद हाइड्रोजन डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन जो है ये एक्सप्लेन करनी है, ये थोड़ा सा रीड आउट कर लेनी है। स्पेशल स्ट्रक्चर होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रिजिंग रहती है इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो, हाइड्रोजन ब्रिजिंग। 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स को कंबाइन करके रखते हैं एक केस में, और एक केस में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स को। जो टर्मिनल पोजीशंस है ये आप देख सकते हो, जो टर्मिनल पोजीशंस है दीज वन, ये वाली, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन जो विसिनल है, जो बीच में ये वाले ब्रिज बनते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन एटम्स 3 कंबाइन हो रहे हैं, 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन। तो ये ब्रिज्ड स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये हाइड्रोजन ब्रिजिंग टेक्स प्लेस होती है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपने कर लेना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है बोराजिन, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं, बोराजिन B3N3H6। ये जरूर कर लेनी है। जब हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं तब हमारे पास ये बोराजिन बनती है, बोराजिन। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है बेटा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट रिजेंबल विद दैट ऑफ द ऑर्गेनिक बेंजीन C6H6, उसके साथ काफी रिजेंबल करती है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये आप लोगों ने केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड सम रिएक्शंस, मेन रिएक्शंस आपने जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने एक बार गेट थ्रू हो जाना है, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट वन। अगर छोड़ दोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये पूरे का पूरा आपने एक बार रीड आउट जरूर कर लेना है। ठीक है जी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। इसको अच्छी तरह से बनाना बॉन्ड्स बनते हैं, इसको एक बार अच्छी तरह से आपने रीड आउट कर लेना, स्टडी कर लेना। बाकी लास्ट है, इसके बाद यूजेस है ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम एंड अदर कंपाउंड्स। इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, इजी से कंसेप्ट है ये। ठीक है, जैसे बोरोन एक्सट्रीमली हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी लो होती है, वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो इसकी जो काफी एप्लीकेशन, जैसे बोरोन फाइबर्स को यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह बनाने के लिए, लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इसके अलावा बोरोन 10 आइसोटोप जो होता है वो हाई एबिलिटी करता है टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इसी तरह से मेटल बोराइड्स को यूज किया जाता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एज प्रोटेक्टिव शील्ड्स एंड कंट्रोल रोड्स। ठीक है इसमें, ठीक है जी। द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो बोरेक्स एंड बोरिक एसिड की है, दैट इज मैन्युफैक्चरेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लासेस होते हैं, पायरेक्स जिसको बोलते हैं, हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। इसके अलावा ग्लास वूल एंड फाइबर ग्लास वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स को एज अ फ्लक्स भी यूज किया जाता है फॉर सोल्डरिंग मेटल्स, सोल्डरिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है इसको। हीट स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज्ड कोटिंग टू अर्थनवेयर्स जो रहते हैं वहां पे इनको यूज किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल सोप में भी इसको यूज किया जाता है बोरेक्स को। ठीक है, इसके अलावा एक्वा सोल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड को यूज किया जाता है माइल्ड एंटीसेप्टिक। जैसे आई फ्लू वगैरह आपने सुना होगा, आई फ्लू वगैरह जब हमें होता है तो वहां पे डॉक्टर्स ऑर्थोबोरिक एसिड ही देते हैं जस्ट आई वॉश के लिए, माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ये शो करता है। बाकी एल्यूमिनियम ब्राइट सिल्वरी व्हाइट मेटल होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो इसी वजह से इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है इन द इंडस्ट्री एज वेल एज इन आवर डे टू डे लाइफ में। एलॉयज बनते हैं विद कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक वगैरह के साथ। इसके अलावा एल्यूमिनियम और एलॉयज मोस्टली इसको यूज किया जाता है शेप्स ऑफ पाइप वगैरह, ट्यूब्स, रॉड्स, वायर्स, प्लेट्स ऑफ फॉइल्स एंड देयर फाइंड यूज इन पैकिंग, स्पेशली पैकिंग मटेरियल के तौर पे, यूटेंसिल मेकिंग के केस में, कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री होती है। ठीक है जी, इसके अलावा एरोप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूजफुल है। तो एक बार आपने थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना है ये जो यूजेस वगैरह है। ठीक है, बाकी मेन जो ज्यादा फोकस आपने करना है वो करना है रीजनिंग ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इनको आपने सभी ने एक बार थॉरोली रिवाइज करना है
अगर किसी बच्चे को कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन ही और शी कैन आस्क। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 13 एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है ग्रुप 14 एलिमेंट, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।